हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, स्टोरी पसंद आ रहा है। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे प्यारी प्यारी बातों के साथ अपनी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था जिया, रियांश और वेदिका जो अभी प्राइवेट जेट में बैठकर इंडिया के लिए रवाना हो चुके थे। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ लिया था, जिया का हाथ जो बगल में बैठे रियांश के हाथ पर ऑटोमेटिकली चला जाता है और बस उसके नेल ने शरारत करना शुरू कर दिया था। रियांश को उसे तकलीफ तो काफ़ी हो रही थी, मगर वो कुछ बोलते नहीं। जैसे ही जिया की आंखें हिम्मत करके खुलती हैं और जैसे उसकी नज़र अपने हाथों पर जाती है, वो झट से अपने हाथों को हटाकर धीरे से अपने ईयरलोब को टच करते हुए इशारे में ही रियांश से सॉरी बोल देती है। रियांश को लगा था कि जिया को उनके हाथ के जख्म को देखकर थोड़ा तो उन पर दया आएगा, लेकिन जिया ने तो अपने चेहरे को तुरंत ही दूसरी तरफ कर लिया था। रियांश उसको देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है तुम बहुत मैनरलेस लड़की हो। रियांश ने थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में बोला था। जिया भी बिल्कुल उसी ऑरा में जवाब देते हुए कहती है, तो इस मैनरलेस लड़की के पास आए क्यों आप? बैठिए अपनी वेदों के साथ। रियांश जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी, तुम डर रही थी अकेले, और ये वेदू वेदू क्या लगा रखा है? वेदिका नाम है उसका। जिया जो कहती है, बहुत प्यारा नाम है। रियांश जो कहते हैं, आई नो दैट, मैंने रखा है। रियांश ने अपने आखिरी के शब्द को थोड़ा धीरे बोला था। जिया जो रियांश की तरफ घूरते हुए कहती है, आपको एक बार भी शर्म नहीं आ रही कि आप अपनी बीवी के सामने किसी और लड़की का नाम इस तरह ले रहे हैं? रियांश जिया की जेलसी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि रियांश को तो अंदाजा ही नहीं था कि जिया उनके और वेदिका के रिलेशन को क्या क्या समझ रही है। वो थोड़ा हैरानी में जिया से पूछते हैं, इसमें शर्म वाली क्या बात है? जिया जो कहती है, ओह या, वैसे भी आपको तो मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं, आप क्यों बैठे मेरे बगल में? रियांश जो कहते हैं, मेरा प्लेन है, मैं कहीं पर भी बैठूं, तुम्हें जाना तुम जा सकती हो। जिया जो रियांश से कहती है, वैसे सही कहा आपने, मुझे खुद चले जाना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार बोलने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। और ये बोलकर वो झट से उठती है और जाकर के सामने वाली जगह पर बैठ जाती है। वहीं पर बगल में एक बड़ा सा केज रखा हुआ था, जो कि अभी पूरी तरह से कवर्ड था। जिया उसको देखते हुए पीछे मुड़कर रियांश से पूछती है, ये क्या है? रियांश ऊपर की तरफ झांकते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि वो क्या है, जिससे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो पीछे लीन होते हुए आराम से कहते हैं, ज़्यादा क्यूरियस हो रही तो खुद देख लो। जिया ये सुनकर तुरंत ही उस केज के कवर को जैसे ही हटाती है, वो देखती है कि अंदर लूसीफर जो आराम से सो रहा था। जिया को ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस वक्त लूसीफर भी उसी प्लेन में है। और जैसे ही जिया ने उसके कवर को खोला था, लाइट के पड़ने की वजह से लूसीफर की आंख खुल जाती है। जैसे ही लूसीफर की आंख खुली थी, जिया तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती है और भागकर फिर से रियांश के बगल में आकर बैठ जाती है। नींद खुलने की वजह से अब लूसीफर को इस तरह घुटन हो रही थी, जिसकी वजह से वो इधर उधर केज को हिलाने लगता है। रियांश खड़े होकर के अब इसके केज को खोलते, लेकिन तभी जिया उनका हाथ पकड़कर उनको बैठाते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? रियांश कहते हैं, उसे खोलने जा रहा हूँ। जिया जो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेन बहुत छोटा है, वो अगर बाहर निकल गया तो मैं छुपूंगी कहाँ? रियांश अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, एज ऑलवेज मेरी बाहों में। जिया जो रियांश से कहती है, आपको इस वक्त भी फ्लर्ट करना है मुझसे, प्लीज़ मत खोलिए। रियांश जो एक कैबिन क्रू को इशारा करते हैं, तो वो खुद ही आकर के उस केज का कवर खोल देती है। अभी सिर्फ कवर खुला था, लेकिन लूसीफर को अभी भी बार के अंदर ही बंद रहना था, क्योंकि लूसीफर के लिए भी ये सेफ नहीं था कि उसे केज से बाहर कर दिया जाए। लेकिन जिया को तो उसकी आंखें देख देख कर ही डर लग रहा था। जैसे ही जिया रियांश के पास आने की कोशिश करती है, रियांश झटके से उसे अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, तुम दूर ही रहा करो मुझसे, जब भी करीब आती हो सिर्फ मुझे जख्म देती हो तुम। जिया जो कहती है, क्या जख्म दिया है मैंने आपको? रियांश जो अपने स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करके जिया को दिखाते हुए कहते हैं, देखो देखो क्या किया तुमने मेरे हाथ का हाल। लूसीफर से ज्यादा पंजे तो तुम मारती हो, जंगली। जिया जो रियांश को देखते हुए कहती है, हम सो सॉरी। रियांश जो कहते हैं, तुम्हारे सॉरी से कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ मत चिपको। लेकिन तभी लूसीफर जो अपने दांत दिखा रहा था, वैसे वो हंस रहा था उसके ऊपर, लेकिन जिया को लग रहा था कि शायद वो अपने नुकीले दांत जिया को डराने के लिए दिखा रहा है।
वो और ज़्यादा रेयान से चिपकते हुए कहती है, इस वक्त मेरा साथ मत छोड़िए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। रेयान से कहते हैं, तुम्हें तो मेरी हर वक्त ज़रूरत होती है, बस तुम समझ नहीं पाती हो। जिया जो बस रेयांश की बात सुन रही थी, लेकिन अभी भी उसकी नज़र लूसीफर पर ही थी। वैसे लूसीफर इतना भी बड़ा हुआ नहीं था जितना जिया उसे डरा करती थी। लूसीफर ने रेयांश का काम आसान कर दिया था। जहां जिया उनसे बार बार दूर जाने की कोशिश कर रही थी, वहीं खुद जिया अब उनके जितना करीब हो सकता था उतने करीब आकर बैठ चुकी थी। रेयांश बार बार जिया को अपने करीब आकर चिपकता हुआ देखकर कहते हैं, एक काम करो, सीट पर मत बैठो, तो मेरे गोद में आकर बैठ जाओ, या हो सके तो मेरे सर पर बैठ जाओ। तुम्हारी वजह से घुटन हो रही है मुझे। जिया जो अपने चेहरे को रेयांश की तरफ करते हुए कहती है, हाँ अब तो घुटन होगी मेरे आसपास रहने से। कोई और जो पसंद आ गया आपको? रेयांश जब अपनी आंखें छोटी करते हुए से पूछते हैं, व्हाट? मुझे कौन पसंद आ गया है? जिया जो कुछ बोलती नहीं, बस उसके मन में वेदिका नाम चल रहा था, लेकिन इस वक्त वो रेयांश से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती थी। जिया ने अपने मन में तो वेदिका नाम सोच लिया था, लेकिन वो रेयांश से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि रेयांश और उसका दोबारा से कुछ झगड़ा हो या कोई भी वो आर्ग्यूमेंट करे जिससे रेयांश भी उसका हाथ छोड़ दे, और फिर जिया कैसे बचेगी लूसीफर से। यूं ही 3 से 3.5 घंटे इसी तरह से तय हो जाते हैं। जिया जो अपने सर को रेयांश के कंधे पर टिका चुकी थी, और वेदिका उन दोनों को देख देख कर के काफी खुश हो रही थी। वहीं वेदिका इस वक्त अपने फोन पर वासना के साथ चैटिंग कर रही थी। बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही थी अपने भाई को देखने के लिए, और उसके साथ ही उस गिफ्ट को देखने के लिए जिसके बारे में वेदिका ने जिक्र किया था। वैसे वो गिफ्ट जिया ही होने वाली थी। अब वेदिका को तो कोई आइडिया नहीं था कि जिया ऑलरेडी उस घर में जा चुकी है और सब लोग उससे मिल चुके हैं। इधर से वेदिका जो टाइप करते हुए कहती है, तुम एकदम से शॉक हो जाओगी। आज जो तुम्हारे सामने आने वाला है ना, तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं उसकी। वासना दूसरी तरफ से टाइप करती है, एक तो तुम इतने टाइम बाद वापस आ रही हो, और ऐसा न जाने कौन सा गिफ्ट लेकर आ रही हो जो मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। प्लीज़ जल्दी पहुंचो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तुम्हें पता है ना, सरप्राइजेस के नाम पर मैं कितना ज़्यादा क्यूरियस हो जाती हूँ। वेदिका इधर से स्माइल और उसके साथ एक हार्ट वाले इमोजी उसको भेजती है, और फिर फ़ोन बंद करके रख देती है। अब वो लोग इंडिया ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे। जैसे ही प्लेन लैंड हुई थी, जिया हल्का सा चिहुकती है, लेकिन तभी रेयांश उसके गाल पर टैप करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, तुम आराम से सो। लेकिन जिया की आंखें अब धीरे धीरे खुलने को हो गई थी। जिया धीरे से अपने सर को उठाते हुए एक बार रेयांश की तरफ देखती है, और फिर उसे याद आता है कि लूसीफर कहाँ गया। वो सामने उठ करके देखी थी, लेकिन केज में लूसीफर नहीं था। थोड़ा देर रनवे पर उन लोग की प्लेन दौड़ती है, और उसके बाद लगभग 3 से 4 मिनट में प्लेन जो रुक चुकी थी। रेयांश तो खड़े हो गए थे, लेकिन जिया अभी भी अगल बगल देखते हुए पूछती है, लूसीफर कहाँ है? रेयांश उसे कहते हैं, तुम कितना मिस करती हो उसे, तुम्हारी गोद में दे दूं? जिया जो कहती है, नहीं। और आप कहाँ जा रहे हैं? रेयांश कहते हैं, रेयांश उसे कहते हैं, प्लेन में सोने का इरादा नहीं है मेरा, नीचे जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना यहीं पर पड़ी रहो। और ये बोलकर वो निकल जाते हैं। जिया भी उनका हाथ पकड़ते हुए उनके साथ ही साथ चल रही थी। पहले वेदिका संभल कर उतरते हैं, उसके बाद रेयांश और जिया। वहीं एक कैबिन क्रू के साथ उस 3 घंटे में लूसीफर की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, और उसने अपनी गोद में लूसीफर को पकड़ रखा था। वो लूसीफर को अभी रेयांश को दी थी, लेकिन उससे पहले लूसीफर खुद ही जिया के गोद में आकर छलांग मार देता है। वो जिया के साथ रहना चाहता था, उसके पास उससे बातें करना चाहता था। वो चाहता था कि जिया भी उसके फीलिंग को समझे, उससे इस तरह डरे नहीं। लूसीफर के छलांग मारने के बावजूद भी जिया ने उसे अपने गोद में नहीं पकड़ा था। वो तुरंत ही अपने हाथ को पीछे कर ली थी, और खुद भी 2 कदम पीछे हो जाती है। और बेचारा लूसीफर जो जिया की गोद में आने के बजाय नीचे धड़ाम से गिरता है। नीचे गिरने की वजह से उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई थी, जिससे वो मुंह बनाकर अपना सिर उठाकर जिया को घूर रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ही जिया से अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हो। आखिर इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, मुझे अपने गोद में ले ली थी तो खा थोड़ी न जाता तुम्हें। एकदम बेवकूफ लड़की है ये। और ऐसा ही कुछ सोचते हुए वो बस अपने चेहरे को हिला देता है। रेयांश तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, आई ओके?
और वो जिया की तरफ घूरते हैं। जिया जो डरी सहमी खड़ी थी, वेदिका उसे बगल से पकड़ते हुए कहती है, हाँ आप ठीक तो है ना? जिया जो वेदिका के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर हमला कर रहा था। वेदिका भी लूसीफर को अच्छी तरह से जानती थी और वो जिया को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं, वो तो बस आपकी गोद में आना चाह रहा था। रियांश कहते हैं, तुम संभल कर रहना वेदिका, और देखो वो तुम्हारा हाथ पकड़ी हुई है। वेदिका जो कहती है, तो क्या हो गया? रियांश जो कहते हैं, तुम्हें पता नहीं, ये जंगली भेड़ियों की तरह नाखून मारती है, संभल करके। और ये बोलते हुए वो आगे बढ़ गए थे। वहीं रियांश एक बॉडीगार्ड को लूसीफर को पकड़ने के लिए कहते हैं। अब रियांश का ऑर्डर था तो बेचारे बॉडीगार्ड को मानना तो पड़ता है, लेकिन वो हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड भी लूसीफर को अपनी गोद में उठाकर पूरी तरह से कांप रहा था। वैसे तो लूसीफर ना तो किसी को डराता था और ना ही किसी को काटता था। ना जाने क्यों लोग उससे इतना ज़्यादा डरते थे। अब उसकी प्रजाति ही कुछ ऐसी थी, खूनखार प्रजाति। रियांश जो वेदिका से कहते हैं, तुम लूसीफर को संभाल लोगे? वेदिका लूसीफर से मिल भी चुकी थी और रियांश की बात सुनते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ भाई बिल्कुल। वहीं दो स्पेशल स्टाफ जो कि लूसीफर के लिए इंडिया में पहले से मौजूद थी, उन्हें भी बुला लिया गया था। और अब लूसीफर और उनके साथ वो दो स्टाफ और वेदिका जो गाड़ी में बैठ करके रियांश के अपने अग्निहोत्री मैंशन की तरफ निकल गए थे। और जिया और रियांश दूसरी गाड़ी में आकर बैठते हैं। जिया जो चुपचाप पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, उसे नहीं पता था कि रियांश उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो और ज़्यादा रियांश के साथ रहना नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से वो रियांश को देखते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हैं हम? रियांश कहते हैं, मेरे पेंट हाउस। जिया जो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपके पेंट हाउस नहीं जाना और अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। आपकी कोई भी मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे। रियांश उससे कहते हैं, तुम्हें हर वक्त मेरी मदद की ज़रूरत होती है, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है। जिया जो कहती है, देखिए मिस्टर, मैं आपके पेंट हाउस नहीं रहूँगी, अपने रहने के अरेंजमेंट मैं खुद कर सकती हूँ। रियांश कहते हैं, अच्छा कहाँ जाओगे तुम? लखनऊ? जिया लखनऊ का नाम सुनते हुए चिढ़ते हुए कहती है, मैं वहाँ क्यों जाऊँगी? वो जगह मेरे लिए नहीं है। मैं मुंबई में ही रहूँगी, लेकिन जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ, आपके हिसाब से नहीं। और आप मुझे अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते अब। वैसे भी आपने बोल रखा है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जल्द से जल्द मैं डिवोर्स पेपर भी बनवा दूंगी और उसके बाद आप चुपचाप से उस पर साइन भी कर दीजिएगा। श्रेयांश कहते हैं, अपनी टोन संभाल कर बात करो, वरना गाड़ी से नीचे फेंकवा दूंगा तुम्हें। और एटीट्यूड मारते हुए कहती है, चलती गाड़ी से कूदने में डर नहीं लगता साहब, डर लगता तो सिर्फ हाइट से। कि तभी रियांश विंडो की तरफ देखते हुए कहते हैं, जहाँ हम चल रहे हैं वो वैसे भी काफ़ी हाइटेड जगह है, नीचे खाई है, फेंकूंगा तो डायरेक्ट नीचे जाओगी। ये सुनकर जिया रियांश से कहती है, अपनी बीवी को कोई इस तरह धमकी देता है? रियांश इस तरह से जिया को पलटता हुआ देखकर कहते हैं, तुम मेरे पेंट हाउस ही जा रही हो और कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। जिया जो कहती है, ठीक है, अगर इतना ही शौक है मेरी मदद करने का तो, लेकिन मैं आपको पैसे दूंगी, मैं फ्री में आपसे मदद नहीं ले सकती। रेंट कितना है आपका? रियांश जो मुस्कुराते हैं और अपनी सन ग्लासेस को अपनी आंखों से निकालते हुए कहते हैं, तो आपको रेंट देने का मन कर रहा है? जिया जो कहती है, जी हाँ, मैं फ्री में नहीं रहूँगी और वैसे भी इतने पैसे हैं मेरे पास, कितना ले लेंगे आप मुझसे? रियांश जो कहते हैं, 40 लाख पर मंथ। दे पाओगी? जिया को तो लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 25,000, 50,000, उससे ज़्यादा क्या ही रेंट होगा, लेकिन जैसे ही रियांश के मुंह से 40 लाख जिया ने सुना था, ऐसा मुँह खोलते हुए कहती है, हाँ 40 लाख, वो भी 1 महीने का? आप रेंट ले रहे हैं या फिर मुझे लूट रहे हैं? रियांश कहते हैं, मुझे अपनी बीवी को लूटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी तुम्हारा पैसा मेरा पैसा एक ही बात है। जिया जो कहती है, नहीं हूँ मैं आपकी बीवी, पता होना चाहिए ये बात आपको। वैसे रेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कंसेशन करके बताइए। रियांश कहते हैं, वैसे तो 50 to 60 लाख है, तुम्हें कंसेशन करके ही बताया। देना चाहोगे रेंट? जिया जो मुँह बनाते हुए कहती है, देखूंगी, अगर बजट बना तो दे दूंगी। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी जो रियांश के अपार्टमेंट में आकर रुकी थी, वो अपार्टमेंट रियांश ने अपनी मॉम के नाम पर बनवाया था, प्रार्थना अपार्टमेंट। जिया जो
अपने 25th फ्लोर पे आती है और उसके साथ रियांश भी थे। जिया जो पूरी 25th फ्लोर को ओन करती थी, अब रियांश ने उसे वो जगह दे रखी थी। जिया जैसे ही अंदर की तरफ एंटर करती है, वहाँ पर ऑलरेडी स्टाफ्स जो उसका वेट कर रही थी, वो सब के सब अपना सिर रियांश को देखकर झुका रही थी। जिया जो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और वो तुरंत ही अपने रूम की तरफ अंदर चली जाती है। रियांश जो उन सारे स्टाफ को कुछ कमांड्स देते हैं और वो भी जिया के पीछे पीछे उसके रूम में आ गए थे। जिया जो आराम से सोफे पे बैठते हुए अपनी अंगड़ाइयाँ भर रही थी, जैसे ही रियांश अंदर आते हैं, जिया एकदम से खड़े होते हुए कहती है, अब क्या है, आपकी खुशी के लिए आ तो गई मैं पेंट हाउस में। रियांश कहते हैं, बहुत एहसान कर दी मेरे ऊपर, बात सुनो मेरी। और ये बोलकर रियांश जो ड्रॉर पे रखे कुछ सामान को दिखाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारा पर्सनल फ़ोन है, अगर किसी को भी कॉल करना होगा इसी से कॉल करना, कोशिश करना कि फ़ोन पर अपना नाम मत लो। वैसे ये फ़ोन तुम्हारा कोई ट्रेस नहीं कर सकता, बट स्टिल ट्राई टू बी अलर्ट, तुम अभी भी सेफ नहीं हो। जिया जो रियांश से कहती है, मेरी सेफ्टी की परवाह आपको करने की ज़रूरत नहीं, ओके। रियांश से कहते हैं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जिया जो अपना बाल पीछे करते हुए कहती है, मेरे भगवान हैं मेरी सेफ्टी करने के लिए। उसकी बात सुनकर के टोंट भरे लहजे में धीरे से मुस्कुराते हैं और फिर जिया से कहते हैं, बाहर निकलना तो बॉडीगार्ड्स के साथ निकलना, जहाँ भी जाना मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना, उसके बाद ही बाहर निकलोगी तुम। जिया जो कहती है, अच्छा तो आप मुझे कंट्रोल करने के लिए सब कर रहे हैं, आप एक लड़की से खुश नहीं है जो दूसरी लड़की पर भी आपको इस तरह से अपना कंट्रोल जमाना है। रियांश कहते हैं, व्हाट यू मीन बाय दूसरी लड़की, तुम ही पहली लड़की हो। जिया जो कहती है, झूठ कोई आपसे बोलना सीखे, वो भी इतना साफ चिट्टा झूठ, मतलब झूठ को छुपाने के लिए थोड़ा तरीका तो यूज़ करते, मुझे बेवकूफ़ समझते हैं आप। रियांश उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, समझने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम पैदाइशी बेवकूफ़ लगती है मुझे। बेवकूफ़ों के कंपटीशन में फर्स्ट अवार्ड जीत सकती हो तुम, ट्राई करना कभी। और ये बोलकर वो जिया के नोज पॉइंट को पकड़ते हुए खींचते हैं और कहते हैं, जितनी बात बोली है याद है ना। जिया जो रियांश के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है, मुझसे इसकी कोई उम्मीद मत करिएगा, मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली, ओके। रियांश कहते हैं, अगर बात नहीं मानोगी तो मार खाओगी तुम, और मैं तुम पर अपनी नज़र हमेशा रखूँगा 24/7, तो मेरी नज़र से बचने की तो कोशिश भी मत करना तुम। और ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उस फ़ोन में मेरा नंबर फीड है, हस्बैंड नाम से, तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे कॉल कर सकते हो। एनीथिंग एल्स? जिया जो कहती है, रियांश जो पूछते हैं, क्या हुआ। जिया जो कहती है, विल यू प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हियर, और ज़्यादा वक्त मैं आपकी शक्ल देख नहीं सकती। रियांश जिया के मुंह से इस तरह की इंसल्टिंग बात सुनने के आदी हो चुके थे और इस बात से रियांश को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो भी बस अपना मुंह गुस्से में बनाते हैं और जोर से दरवाज़ा खोलते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इस वक्त 5 से 6 स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, जो सारे स्टाफ को देखते हुए सबको वार्निंग देते हुए कहते हैं, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि जिया, जो कि अब इंडिया की भी एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, वो यहाँ पर रहती है। अगर तुम लोग को किसी से भी बात करनी है, यहाँ का टेलीफोन यूज़ करोगे, अपना फ़ोन बंद ही रखना, यहाँ पर किसी भी अनजान शख्स को जिया के बारे में बताने की गलती मत करना। इज इट क्लियर? सारे स्टाफ अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। वहीं 2 सिक्योरिटी गार्ड जो रियांश के सामने खड़े होकर अपना सर झुकाए हुए थे, रियांश कहते हैं, परमानेंट इस गेट के बाहर तुम लोग पहरा दोगे, कोई भी अंदर नहीं आएगा बिना तुम लोग की परमिशन से, और अगर कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है बिना सोचे समझे, जस्ट शूट देम। रियांश को जिया की काफ़ी फिक्र थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी भी उसके घर वाले उसे बेसब्री से ढूंढ रहे होंगे, जिस तरह से रियांश ने जिया को लेकर के उनके घर वालों को धमकी दी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जयशंकर त्रिपाठी जो जिया को ढूंढने के लिए बेकाबू हो रहे होंगे। लगभग 10 मिनट तक वहाँ के स्टाफ को समझाते हुए रियांश बाहर निकल चुके थे। वहीं जिया जो आकर बालकनी में जोर से अंगड़ाई भरती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है,
फाइनली उनके कैद से बाहर हो चुकी हूँ मैं। और किस तरह केयर कर रहे थे मेरी, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। बड़े आए, जैसे खुद को मेरा हस्बैंड ही समझते हैं। और फिर वो उस फ़ोन को देखती है जो ड्रॉर के पास रखा हुआ था। वो एक स्मार्टफोन था। जिया उसको देखकर अपने हाथ में लेती है और फिर स्माइल करके कहती है, मैं इससे कॉल करूँगी किसी को? नो वे, आप जो बोले उसका जस्ट ऑपोजिट करना है मुझे, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आप पर डिपेंड नहीं करती हूँ। मुझे जैसे मन चाहेगा मैं वैसे अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आप रहिए खुश अपनी उस वेदिका के साथ। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या कोई खतरा है जो जिया के आसपास मंडरा रहा है? क्या है कोई जो अभी भी जिया को बेसब्री से ढूंढ रहा है और जिया उसे मिलेगी या नहीं? आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।